नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सांभर झील। तो सांभर झील से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आज हम बात करेंगे डिटेल से सांभर झील के बारे में, जिससे आपको कभी भी किसी भी एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे उसके बाद एलडीसी हो या फिर फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट हो, किसी भी एग्जाम्स में आपको इससे बाहर भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं सांभर झील का टॉपिक। बहुत कम टाइम के अंदर महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए, बात कर रहे हैं हम सांभर झील के बारे में, तो दो तीन चीजें आपको सांभर झील के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। वो क्या है कि एक तो सांभर झील की स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये फैली हुई कहां पर है। तो सांभर झील की स्थिति के बारे में बात करें हम, तो ध्यान रखिएगा जब भी स्थिति के बारे में एग्जाम्स में पूछा जाए तो स्थिति ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो स्थिति, स्थिति में बात करेंगे तो जयपुर, डीडवाना और साथ साथ में अजमेर, यानी कि 3 जिलों के अंदर इसका विस्तार फैला हुआ है, पहली चीज। दूसरी बात करेंगे अक्षांश और देशांतरों की, तो ध्यान रखिएगा 27 से लेकर 30 डिग्री के बीच में आपको इसका अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, अक्षांशीय विस्तार। इसी तरीके से आपको इसका देशांतरीय विस्तार भी याद रखना है। देशांतरीय विस्तार कहते हैं इसका लगभग 74 से लेकर के 75 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। कौन सा देशांतर, यह भी आपको याद रखना है, पूर्वी देशांतर। और अक्षांश कौन सा होगा यह भी आपको याद होगा, तो ध्यान रखिएगा अक्षांश होगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। दूसरी चीज, अब इसके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ लिया, अक्षांश और देशांतर विस्तार हमने चर्चा कर ली। तीसरा इसका क्षेत्रफल, तो ध्यान रखिएगा इसका क्षेत्रफल कहते हैं ये 500 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका फैला हुआ विस्तार है। इसको भी आपको तीसरी चीज याद रखनी है। फोर्थ, आपसे पूछा जाए इसका आकार, तो बताइएगा इसका आकार लगभग आयताकार है। ठीक है। फिफ्थ चीज की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसकी प्रकृति कैसी है, तो ध्यान रखिएगा इसको बालसण का उदाहरण माना जाता है। बालसण क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों के बीच के अंदर, चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्रों और उसके बीच के अंदर जो स्थलखंड होता है उसे बालसण कहा जाता है। जिससे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बारिश होगी और बारिश के कारण वो सारा वाटर कहीं ना कहीं उस बीच वाले स्थान पर जाएगा, जिससे क्रिएट होता है, जिसको बालसण कहते हैं। तो सांभर बालसण का उदाहरण है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि सांभर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण नदियां आकर के विलीन होती हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। कुछ नदियां आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक नदी है जिसका नाम है मेंथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि जयपुर से निकलती है, और कहते हैं ये सबसे ज्यादा लवण लेकर के इसमें आती है, यानी कि सर्वाधिक लवणीय विस्तार करने में इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा एक नदी आपको ध्यान रखनी है खंडेला, जो कि खंडेला सीकर से निकलती है। एक नदी आपको याद रखनी है खारी, जो कि नागौर से निकलती है। एक नदी आपको याद रखनी है रूपनगढ़, जो कि अजमेर से निकलती है, और एक है तुरतई। ये पांचों की पांचों नदियां कहीं ना कहीं अपना वाटर किसके अंदर लेकर के आती हैं, सांभर झील में लेकर के आती हैं। एक चीज आपको ये याद हो गई। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, इस झील का निर्माण, वैसे तो ध्यान रखिएगा नमकीन या खारी झील है, और नमकीन या जो खारी झील होती है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी वो प्राकृतिक झील होती है। कहीं पर भी आपको कृत्रिम झील का उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी एक जगह मिलती है जिसका नाम है, कि आपको पता है, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा, एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख, जो कि भीलवाड़ा से मिला है। जो कि भीलवाड़ा के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है पार्श्वनाथ का मंदिर। उस मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ एक शिलालेख मिला है, और उस शिलालेख के अंदर यह जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं वासुदेव चौहान के द्वारा, वासुदेव
चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण कराया जाता था, ऐसा माना जाता है इस कहीं ना कहीं शिलालेख के माध्यम से। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब इसके अलावा एग्जाम्स में और क्या चीजें पूछी जा सकती है तो उसको ध्यान रखिएगा। एक तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इसके आसपास कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है। तो एक ध्यान रखिएगा, एक इसके आसपास स्थल है जिसका नाम है देवयानी। देवयानी का विवाह इसी झील के किनारे पर हुआ था। देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है। देवयानी और ययाति का विवाह हुआ था, ध्यान रखिएगा, शुक्राचार्य की पुत्री थी जिसका नाम था देवयानी और उसका विवाह हुआ था किससे, ययाति से, तो उसके रूप में जानी जाती है। दूसरी चीज, यहां पर आपको नलियासर नामक एक मस्जिद देखने को मिलेगी, वो भी इसी के नजदीक आपको देखने को मिलेगी। तीसरी चीज, आपको पता ही राजस्थान के एक बहुत महत्वपूर्ण संत हैं जिनका नाम है दादू। दादू का उपदेश, दादू ने अपना प्रथम उपदेश कहते हैं वो भी इसी झील के किनारे पर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कहते हैं इसी झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर इसी झील के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि अकबर का जो हरकाबाई से विवाह हुआ था, कहते हैं वो अकबर और हरकाबाई का विवाह भी इसी झील के किनारे पर 1562 के अंदर ये विवाह हुआ था। किसका, अकबर और भारमल की पुत्री जिसका नाम था हरकाबाई। ये कुछ चीजें आपको और पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा इसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें रह सकती है तो ध्यान रखिएगा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। 2019 के अंदर एक पक्षियों में, यहाँ के पक्षी जो थे उनके अंदर एक बीमारी फैल गई थी जिसके कारण बड़ी संख्या में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम था एवियन ब्लूटिज्म। एक ऐसी बीमारी थी जिससे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो इसके अंदर जो पक्षी थे वो बड़े संख्या में मारे गए थे, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। दूसरा, ये जो झील है इसके अंदर किस प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक तो पक्षी देखने को मिलेंगे जिनको कहा जाता है कुर्जा, ध्यान रखिएगा, फलोदी, और एक इसमें पक्षी देखने को मिलेंगे जिनको कहा जाता है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को कहा जाता है राजहंस, और ये जो है ये फ्लेमिंगो राज पक्षी ये कहां का है, ये गुजरात का है। एक चीज ये याद हो गई। अब दूसरी चीज, सांबर झील के बारे में ये याद रखिएगा, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है राजस्थान की, ध्यान रखिएगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, कहते हैं कि ये भारत की दूसरी सबसे खारी झील है, सबसे बड़ी खारी झील सेकंड नंबर की। तो फर्स्ट नंबर की कौन है तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर की चिल्का झील जो कि उड़ीसा के अंदर है, इसको याद रखिएगा। लेकिन चिल्का झील आपको पता है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी वो लेगून झील के रूप में या फिर अनूप झील के रूप में मानी जाती है। अगर आपसे पूछे अंतःस्थलीय रूप में भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो होगी सांभर झील, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे अंतःस्थली सांभर झील, ध्यान रखिएगा, अंतःस्थली के रूप में आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो सांभर झील है। लेकिन साधारण तौर पर ये पूछे भारत की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है तो चिल्का झील होगी। लेकिन चिल्का झील एक अनूप झील है, एक पट्टी के माध्यम से वो समुद्र से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको लेगून झील कहा जाता है। जबकि ये अंतःस्थलीय, किसी भी समुद्र से, किसी से, नदी से, किनारे किसी से भी जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए अंतःस्थलीय झील के रूप में किसको मानते हैं हम, कहीं ना कहीं सांभर झील को मानते हैं। एक चीज ये याद रखिएगा। इसके अलावा कोई जानकारी, इसके अलावा एक जानकारी रखिएगा, 1709 से लेकर के और 1949 तक, इन कालों तक ये जो झील है ये कहीं ना कहीं दो रियासतों के नियंत्रण में रही, ध्यान रखिएगा। एक तो मारवाड़ रियासत के अंडर में रही और एक रही है आमेर रियासत के अंडर में। इन दो रियासतों के अंतर्गत इसको माना गया, दोनों का इन पर बराबर अधिकार माना जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 1709 से आपके मन में आएगा 1709 से फिर पहले कौन था तो 1709 से पहले इसके ऊपर मुगलों का अधिकार था, मुगलों का अधिकार था। और जब बाद में अंग्रेज आए तो इन्हीं रियासतों ने क्या किया कि अंग्रेजों को 1869 के अंदर अंग्रेजों को ये लीज पर दे दी। जब अंग्रेजों को लीज पर दे दी तो अंग्रेजों ने यहां पर
एक साल्ट म्यूजियम की स्थापना करी। साल्ट म्यूजियम बनाया अंग्रेजों ने, ध्यान रखिएगा 1870 के अंदर। ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं सांबर झील के बारे में होनी चाहिए। अब लेटेस्ट में क्या है, तो एक तो ध्यान रखिएगा 24 से 28 जनवरी 2025 को सांबर उत्सव मनाया गया। सांबर उत्सव मनाया गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी 28 दिसंबर को आसपास भी अभी 2025 में फिर सांबर उत्सव मनाया जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक 24 से 28 जनवरी और एक दिसंबर के महीने के लास्ट वीक में आपको सांबर उत्सव मनाया हुआ दिखाई देगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब ये ब्लूटिज्म बीमारी हो गई तो सरकार ने कोई फैसले लिए थे। तो सरकार ने फैसले लिए कि सांबर साल्ट, कौन सा, सांबर साल्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। सांबर साल्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई 2021 में। और कहा गया इस कमेटी के अध्यक्ष जो होंगे, इस कमेटी का अध्यक्ष राजस्थान सरकार का मंत्री होगा, जो कि वन और पर्यावरण मंत्री होंगे, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर होगा, इस कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर होगा, जयपुर में होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक लास्ट चीज और इसकी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। दो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, एक तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और एक है सांबर साल्ट लिमिटेड। अब ये क्या है, तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड एक भारत सरकार की एक उपक्रम है, जिससे पूरे के पूरे भारत के अंदर जो नमक उत्पादन होता है उसका नियंत्रण रखने वाली व्यवस्था कौन सी है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई थी। इसी की एसोसिएट बनाई गई जिसका नाम है सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में की गई। और जो ये एसोसिएट बनाई गई, इस एसोसिएट के अंदर दो की महत्वपूर्ण भूमिका थी, केंद्र सरकार जिसका 60% हिस्सा और 40% हिस्सा राजस्थान सरकार का। ठीक है, 8 से 9% के करीब ये नमक तैयार करती है पूरे भारत का, इसको ध्यान रखिएगा। और राजस्थान का जितना भी नमक होता है उसमें 90% हिस्सेदारी किसकी होती है, सांबर झील की होती है। तो ये वो टॉपिक था जो एक क्लास के अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर हमने पढ़ लिया, और लगभग इससे बाहर आपको सांबर के बारे में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।